नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन या तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे इस प्रश्नों का संकलन लाने का मेरा जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्नों के संकलन की तरफ। पहला प्रश्न है, मुलिंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है ये दर्रा, और इसी से तिब्बत जाने के लिए रास्ता भी खुलता है। और उत्तरकाशी जिले में जो प्रमुख दर्रे और हैं, थांगला, सोंगचोकला, नेलंग दर्रा, ये सब उत्तरकाशी जिले में और दर्रे हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की। और ये जो टोंस नदी है उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ के समीप से निकलकर कालसी के पास यमुना से मिलती है। और कालसी क्यों फेमस है? एक और वहाँ पे शिलालेख है, तो किसका शिलालेख है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला प्रश्न जो है, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर। अगला प्रश्न, किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में जो है 70% लोहे का अंश होता है। उसके बाद हेमेटाइट है जिसमें 60% होता है। और लिमोनाइट अयस्क जो लोहे का है, इसमें 40 से 60% तक लोहे का अंश होता है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान है। यहाँ पर 15 मिलियन टन प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तो भाब्र अभिलेख जो है, जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा है। ये अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में स्थित है, और ये अभिलेख पाली भाषा में है। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। और ये मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, और भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। और अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहते हैं। और अगला प्रश्न, किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है? तो अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और अगला प्रश्न, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर और कौन प्रमुख परियोजनाएं हैं? तो अलमाटी परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, ये दोनों कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं जो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और 2014 में इसे हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। अब कुल्लू क्षेत्र में ये नेशनल पार्क है। और अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के संबंध पर गठित मुंशी माफ़ करिएगा पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2007 में किया गया था इसका गठन। और इसका उद्देश्य क्या था? 2010 में इस आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया था, और केंद्र और राज्यों के में संबंध पर ये इसका कार्य था। और प्रशासनिक सुधार समिति जो थी 1969 में उसका गठन किया गया था। और सरकारिया आयोग जो 1983 में, ये प्रमुख आयोग हैं जिसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और 159 के तहत राज्यपाल जो है अपना शपथ ग्रहण करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है।
और अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत ये आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 6 सप्ताह। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। और अगला प्रश्न, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है ये हमारे देश में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। और अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हमारे यहाँ जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने की शक्ति, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। अगला प्रश्न, कोहरे और धुंध में पार देखने के लिए कौन सी विकिरण सहायक होती है? तो अवरक्त विकिरण। और अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय बल से या रेडियो एक्टिव फोर्सिंग से, इसको रेडियो एक्टिव फोर्सिंग भी कह सकते हैं। और अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता प्रदूषण का मापन की इकाई क्या है? तो रोंटगन है। इसे रैम भी कहते हैं, कहीं कहीं रैम भी आ जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न, एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? तो रंजन ने की थी। और एक्सरे किरण से अगर पूछा जाए कि कितने रेडियो एक्टिव का निकलता है, किरण निकलती है, तो 5 रैम की निकलती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आदपोद्भिद कहते हैं। और अगला प्रश्न, संविधान सभा का द्वारा गठित संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। और संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। और प्रमुख समिति जो थे, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद ही थे, प्रारूप समिति भीमराव राव अम्बेडकर जिसको मौसाद समिति भी कहते हैं, संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? 91वां संविधान संशोधन, 2003 में ये संशोधन लाया गया था। और अगला प्रश्न, राष्ट्रपतीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 2010 में पहली बार ये पंचायती दिवस मनाया गया था और 73वें संविधान संशोधन के रूप में 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया था। और अगला प्रश्न, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से। और सरोद से और कौन कौन प्रसिद्ध है जो संबंधित हैं? अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, बुद्धसेन दास गुप्ता, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वर्णिम पैगोडों का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। और पैगोडा क्या होता है? तो मंदिर के ऊपर एक जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एक प्रकार का बनावट होती है जिसको पैगोडा कहा जाता है। तो वहाँ इस तरह के पैगोडे काफ़ी मिलते हैं जो बौद्ध कंट्रियों में हमें देखने को मिलता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। म्यांमार से संबंधित। और तो यह इसकी राजधानी कहाँ है? नैपीदा है। और मुद्रा इसकी क्यात है। अगला प्रश्न, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 में ये घटना हुई थी। और अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पे किया गया था 15 मार्च 1950 को। मृत्यु कर कैसा कर है? तो प्रत्यक्ष कर है, माफ़ करिएगा, ये प्रत्यक्ष कर है। तो मृत्यु कर क्या होता है इसको मैं बता दूं आपको। तो जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग भरते हैं, अगर इनकम टैक्स रिटर्न कोई व्यक्ति नहीं भरा हो और इनकम टैक्स अपना नहीं भरा हो और उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई हो और उसके साल भर की कमाई की गणना जो है उस टैक्स के दायरे में अगर आ रही है तो उसका वारिस जो रहेगा उस पैसों की भरपाई करेगा, तो उसे मृत्यु कर कहा जाता है। और अगला प्रश्न,
पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण को, मतलब सूर्य से जो निकलने वाली ऊर्जा आती है हमें हमारे लिए, उसी को माना जाता है। और अगला प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में किया गया था ये समझौता। और इस समझौते में क्या था क्या? तो ओजोन परत से कोई छेड़ करने के कारकों को रोकना, उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण करना था। 16 सितंबर को ये हुआ था समझौता। और अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सबसे बड़ा योगदान कर देती है। उसके बाद मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC हम लोग कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। इसमें आप ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। खास करके एग्जामों में यही पूछता है कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं, तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में नहीं प्रभाव डालती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। और अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद। हैदराबाद, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और इसरो का ये प्रमुख केंद्र है, इसरो के अंतर्गत ये आता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारिता कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। और इसका मात्रक जो है फैराडे होता है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाए तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत। अनंत, इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप कहीं बाल कटवाने जा रहे हैं तो सामने जो शीशा, उसके पीछे वाले शीशे में देखेंगे आपकी बहुत सारी तस्वीरें बनती हैं और जिसको आप गिन नहीं सकते। तो संख्या जो होती है अनंत होती है। और अगला प्रश्न, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके बारे में है, तो दूर नहीं किया जा सकता है। और इसमें होता क्या है, लाल और हरे रंग में व्यक्ति को कन्फ्यूजन होता है। इस जिसको ये कन्फ्यूजन होता है तो उसे वर्णांधता होता है। ये रोग मुझे भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगला प्रश्न, अमीबा में किस प्रकार की अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो अमीबा किस हिसाब से जनन करता है? विखंडन। तो इस जनन में क्या होता है कि जो जीव होता है अपने शरीर को दो भागों में तोड़ के विखंडित होकर नया शरीर का निर्माण करता है, इसे ही विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। और अगला प्रश्न, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट जो होते गलनांक होता है जो वो घट जाएगा। और अगला प्रश्न, प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का एक गुण होता है कि ये किसी भी माध्यम में संचार कर सकती है, माध्यम हो या ना हो ये संचार कर सकती है। और अगला प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? तो रासायनिक यौगिक के तत्व हमेशा द्रव्यमान में निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं, तो इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। 44वां प्रश्न जो है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो पायनियर ने। 1878 में लॉर्ड लिटिन के द्वारा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसके सहायता से प्रेसों की स्वतंत्रता को बाधित किया गया था। और लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में इसे खत्म किया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ था। और मराठा पेशवा रघुनाथ राव के साथ ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है 1882 में संधि हुई थी, सालाबाई की संधि, जो इस युद्ध के बाद हुआ था। और अगला प्रश्न, उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर। चित्रकार के क्षेत्र में जहांगीर काफ़ी फेमस थे और उनके दरबार में और जो प्रमुख चित्रकार थे, आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नसीर, ये लोग
प्रमुख चित्रकार थे उनके शासनकाल में। और अगला प्रश्न, दैत्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे ये। और कुछ प्रमुख संप्रदाय जैसे दैत्यवाद का निम्बकाचार्य, विशिष्ट दैत्यवाद का रामानुजाचार्य और अद्वैतवाद का शंकराचार्य। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए कोही विभाग क्या था? तो कृषि विभाग था एक, जो जिसका गठन किया गया था। और अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। और अगला प्रश्न, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज। ये उपलव वंश के बाद जो है कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तारानाथ। और 298 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा था बिंदुसार। इसका नाम, एक अन्य नाम अमित्रघात भी पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रांसिस कहते हैं। और अगला प्रश्न, कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ों को दर्शाता है? तो यक्षवाई। तो मानव शरीर में जो होता है 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 गुणसूत्र जो होते हैं ऑटोसोम को प्रदर्शित करते हैं। और एक जोड़ी, माफ करिएगा, 22 जोड़े जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र के ऑटोसोम को प्रदर्शित करते हैं। एक जोड़ी जो है लिंग को प्रदर्शित करता है। तो पुरुष में जो 23वां गुण होता है वो यक्ष वाई होता है, और महिला में जो 23वां गुण जो होता है वो यक्ष एक्स होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो इनकी हुई थी 1325 में हुई थी। 8 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा अपने शासनकाल में। और खड़ी बोली के आविष्कारक भी इन्हीं को माना जाता है। और कव्वाली जो गाने की प्रथा है, इसके भी आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। दार उल सफ़ा क्या था? तो एक राजकीय अस्पताल था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है शासन किया था, और 1351 से 1388 तक इसने शासन किया था। अगला प्रश्न, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो था ये 1424 से 1446 तक जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। संगम वंश से संबंधित ये था। और खुरासान के जो सुल्तान मिर्जा शाहरुख थे, उन्होंने अपना दूत जो भेजा था अब्दुल रज्जाक को इनके दरबार में भेजा था। और अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करके गद्दी संभाला था। इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में हुआ था। और राज्य अभिषेक इनका किया को किसने था? तो पंडित गंगाधर ने। अगला प्रश्न, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई? तो नीना डी कुन्नाह ने 1530 में ये किया था। और हुंगली में पुर्तगालियों की बस्तियां भी इसी ने बसाई थी। और अगला प्रश्न 60वां, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1773 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और अगला प्रश्न, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? सितंबर 1932 में। दलितों के लिए, इसी समझौते में दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दी गई थी। और अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया?
चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और ये बौद्ध संगीति हुई कहाँ थी? तो कुंडलवन में हुई थी, जो इस समय कश्मीर जो है उस क्षेत्र को कुंडलवन उस समय कहा जाता था। और इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। कनिष्क के समय में ये हुआ था। और महायान हीनयान दो भागों में जो बौद्ध धर्म बटा था। और अगला प्रश्न, किस वेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है? तो अथर्व वेद में जो है निंदा की गई है कन्या जन्म की। और अगला प्रश्न, गुप्त काल में हूणों का आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो गुप्त काल में हूणों का आक्रमण जो है हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी जो है ये बनारस के बगल में गाजीपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे स्थापित है। यह स्तंभगुप्त का स्तंभ लेख है। और अगला प्रश्न, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो अमाजू कहा जाता है। और वैदिक कालीन सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। इसका शासनकाल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। और अगला प्रश्न, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्रम्बोली को कहते हैं। ये ज्वालामुखी इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप द्वीप पर स्थित है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसीलिए इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और मुद्रा तेंगे है। और अगला प्रश्न, असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी नदी इसको माना जाता है। और इसका उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया झील है। और बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है काफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये, तो इसको आप ध्यान रखिएगा काफ़ी उत्पादन के लिए। और अगला, दूध गंगा और पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और जो है कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से होता है। और कृष्णा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में मैं बता दूं तो मूसी, कोयना, घाट प्रभा, कुंडाली, वेना, तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा आदि नदियाँ जो हैं ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। और अगला प्रश्न, भारत के में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। 70 से 75% वर्षा भारत में इसी मानसून में होती है। और जून से सितंबर माह के बीच ये मानसून सक्रिय रहता है भारत में। और अगला प्रश्न, भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं। वो 5 राज्य कौन कौन हैं? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1914 में। अब भारत या चीन क्या, भारत और तिब्बत के बीच माना जा सकता है, ये अंग्रेजों के समय हुआ था। और 1914 में, बाद में 1949 में चीन ने इस पे तिब्बत पे जब कब्जा कर लिया तो भारत और चीन का माना जा हो गया वो। और ये समझौता शिमला में हुआ था। भारत की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने चीन को मान्यता दे दी वहाँ पे, उसको तिब्बत को मान्यता, तिब्बत की मान्यता खत्म नहीं करनी चाहिए थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था 1949 में ये। और अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किस किस विषय को शामिल किया गया है? तो 3 विषय शामिल किया गया है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। और इसका प्रकाशन जो है 1992 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किया गया था। और इसका विकास पाकिस्तान के मशहूर अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में किया था। और अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी, 1952-53 में ये हुआ था। और अगला प्रश्न, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण और बिजली क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि प्रथम क्षेत्र में आता है और सेवाएं जो है हम लोगों का तृतीय क्षेत्र में आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत। यकृत का वजन जो होता है लगभग 1.5 kg होता है और इसकी लंबाई जब 15 से 22 सेंटीमीटर तक होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र और काम्पिल्य। ये क्षेत्र इस समय के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो ज़िला है, ये क्षेत्र जो है पंचाल के क्षेत्र थे उस समय। और अगला, धोबिया नृत्य, कठघोड़वा और बनवारी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? तो ये पूर्वांचल जो है वहाँ पे प्रचलित हैं ये। और अगला प्रश्न, कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो सोनभद्र में प्रचलित है। और अगला प्रश्न, अगर 1.5 ओम प्रतिरोध वाला परिपथ 150 वोल्ट लगाया जाता है उसमें, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई कुल शक्ति कितनी होगी? तो 15,000 वाट है। इसमें आप एक इसका फॉर्मूला होता है P=V²/R। इस पर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका सॉल्व इसमें। और अगला प्रश्न, पानी की बूंदी का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या होता है? असंजक बल। और अगला प्रश्न, तुल्यकारी होगा। तुल्यकारी उपग्रह की परिघटना की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा होती है। और तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से जो है 35,786 किमी दूरी पर होता है और उसी पर वो लगातार पृथ्वी के साथ रोटेशन बनाया रहता है। अब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है T=2π और उसके बाद करड़ी में 1/g। तो रूट 1/g होने के चलते जी जब नीचे चला जाएगा तो जी जितना ही घटेगा तो उसका मान उतना ही बढ़ता जाएगा, तो इसलिए आवर्तकाल पे हमेशा बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा। और अगला प्रश्न, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण कर सकती हैं, इनका ये गुण होता है। और अगला प्रश्न, निष्क्रिय गैस कौन कौन सी हैं? निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, ये कुछ भी कह सकता है। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब निष्क्रिय गैसें हैं या अक्रिय गैसें हैं। अगला प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो बेरियम के चलते। और यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कापर में नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो कापर के कारण। लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो स्ट्रासियम के कारण। और चलिए अगला प्रश्न, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। इसको स्वीकृति कब मिली थी अगर पूछ दे क्वेश्चन, तो ये 13 दिसंबर नहीं होगा, तब 22 जनवरी 1947 को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर जब नई लोकसभा या नई विधानसभा का चयन होता है तो उसमें आम चुनाव से एक व्यक्ति को चुना जाता है और उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। वो प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। और अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो रसधानी कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है। इसमें जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। और अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम्स वसा को वसी अम्ल, इसमें गलती हो गया है, वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है? तो लाइपेज।
अगला प्रश्न, कॉकरोच के हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। और केचुए में कितनी होती है? 8 होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। और अनुच्छेद अगर पूछ दे तो अनुच्छेद 148 151 के अंतर्गत जो है इसका वर्णन है। और अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 21 वर्ष की गई है। अगला प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1955 में किया गया इसका गठन। राजभाषा आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है राजभाषा संबंधित वो अनुच्छेद है। इसमें हिंदी को राजभाषा माना गया है, देवनागरी को लिपि माना गया है। और बीजी खरे की अध्यक्षता में ये किया गया था इसका गठन। और अगला प्रश्न, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, वन, ये आदि जो हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय वर्तमान में हैं जो आते हैं। और अगला प्रश्न जिसका उत्तर यहाँ पे नहीं दिया गया, आपको कमेंट बॉक्स में देना है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर लाभकारी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों।